नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिफेंस टेक्नोलॉजी से भारत के एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है आईएनएस विशाल। आईएनएस विशाल अचानक से चर्चा में आया है। भारत सरकार ने इसके निर्माण को मंजूरी दी है। आईएनएस विशाल एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब एक इस तरीके के पानी के जहाज होते हैं जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, या फिर मैं कहूँ सबसे बड़े आकार के यही जहाज होते हैं और इन पर लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं, यानी इन पर खुद का रनवे होता है। तो ये आकार में बाकी के जितने भी जो वॉरशिप्स होते हैं, जहाँ पानी के जहाज जो युद्ध में काम आते हैं, उनकी तुलना में काफ़ी बड़े हैं। अपने पास में ऑलरेडी पहले दो है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। लेकिन अभी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आईएनएस विशाल, ये कहा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत की तुलना में आकार में जस्ट डबल होने वाला है, यानी उससे दोगुने आकार का होने वाला है। लगभग 1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अगर हम अनुमान लगाएं तो जैसे कि राफेल की जिस तरीके से डील हुई है भारत की फ्रांस से, तो 1 लाख करोड़ का मतलब है कि हम लगभग 50 से ज़्यादा राफेल इस कीमत में खरीद सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट की भारत को क्या वास्तव में आवश्यकता है, और कई न्यूज एजेंसीज ने इस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया है कि भारत को क्या इसकी ज़रूरत है। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम यही समझेंगे, पहली बात तो कि आईएनएस विशाल है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, और वर्तमान में चाइना, पाकिस्तान या दूसरे जो देश हैं उनकी तुलना में उनसे अगर हम कंपेयर करें तो भारत को ये कितना ज़रूरी है, और भारत की तकनीक कहाँ तक, किस हद तक अच्छी तकनीकों में शामिल है या नहीं है, इन सभी पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए सेशन में। और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे श्रोता जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। चलिए, खबर क्या है कि भारत बनाएगा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। ये भी यहाँ पर एक बहुत विशेष पॉइंट है कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में तीसरा देश बनेगा। ये तकनीक अमेरिका और फ्रांस के पास है, चाइना के पास भी नहीं है। भारत तीसरा देश है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से उत्पन्न होने वाली न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने जा रहा है, और बाकायदा इस पर मोहर लगा दी गई है, यानी अब ये डेफिनेटली भारत बनाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए आप, न्यूक्लियर पावर से लैस होगा आईएनएस विशाल, मगर क्या भारत को इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? यहां लल्लन टॉप के द्वारा क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। भारत बनाएगा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब हर जगह ये सुर्खियों में इस तरीके से बना हुआ है। दोस्तों, बात ऐसी है, समझना ध्यान से, कि 6 अगस्त 2025 को भारत सरकार के द्वारा टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप तैयार किया गया था। इसका प्रदर्शन किया गया था टीसीपीआर, सॉरी टीपीसीआर। इस रिपोर्ट में भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने ये बताया था कि अगले 15 साल में रक्षा मंत्रालय या फिर भारत सरकार क्या करने जा रहा है, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे भले वो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, हम क्या क्या चीज़ें, कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं, कौन से वॉरशिप बना रहे हैं, कौन से एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, सबमरीन्स पे काम कर रहे हैं, या फिर सैकड़ों इनसे जो संबंधित एसेसरीज हैं, प्रोपल्सन सिस्टम हैं, या फिर रडार हैं, सभी के बारे में ये पूरा रोड मैप बताया गया। 2025 में इसे जारी किया गया, और अगले 15 साल, यानी आप मान के चलिए कि ये 2040 तक का पूरा रोड मैप है कि किस तरीके से हमारी सरकार काम करने जा रही है। इस रोड मैप में एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता महसूस की गई, और इसके बारे में बताया गया कि भारत अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा। पहले इस पर संशय चल रहा था, पहले सरकार ने भी शायद इसके लिए एक बार मना कर दी थी। अगर जैसे हम खबर को पढ़ें, इंडिया डिसाइडेड इट विल नॉट ऑपरेट अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, हियर इज वाई, यानी पहले इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाएंगे। सॉरी, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए आवश्यक है, और भारत सरकार ने इस पर डिसीजन ले लिया है। चलिए, अब आपको बताते कि वर्तमान की सिचुएशन ऐसी क्या है, ध्यान से देखना।
देखिए सबसे बड़ा जो हमारा थ्रेट है, अगर इन नेवी की बात करें हम, या समुद्र में हमारे सबसे बड़े दुश्मन या कंपटीटर की बात करें हम, तो वो पाकिस्तान नहीं है बल्कि चाइना है। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी इंडिया जनरेट कर चुका है, यानी इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान की तुलना में। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना भारत ही नहीं, यूएस या फिर दूसरे जितने भी देश हैं, जापान, उन सभी की तुलना में भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आता चला जा रहा है। और चाइना से जितना थ्रेट जापान को है, अमेरिका को है, उतना ही भारत को भी है, क्योंकि भारत का एक परंपरागत दुश्मन है चाइना। और इस बात को चाहे भले देखिए वर्तमान सिनेरियो में हम बात करें तो भारत चाइना के बीच में ट्रेड की जो डील हैं वो होती दिख रही हैं, कुछ संबंध अच्छे भी दिख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। लेकिन ना तो ये बात चाइना भूल पाएगा और ना ही भारत भूल पाएगा कि हमारी जो दुश्मनी है वो आज की नहीं है और वो कभी भी जागृत हो सकती है। तो दुश्मन को ना तो छोटा आंकना चाहिए और ना ही ये मानना चाहिए कि दुश्मन साइलेंट पोजीशन में पहुंच चुका है। दुश्मन कभी भी जाग सकता है, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। आप देख लीजिए अमेरिका और भारत की बात देखिए, कैसा लग रहा था 25 सालों से कि बहुत अच्छी दोस्ती है और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए दोनों देश साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति, सिरफिरा व्यक्ति आया और उसने ऐसे डिसीजन लिए कि 25 साल के रिश्तों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया और स्थिति ऐसी बन गई कि जो दुश्मन है यानी इंडिया चाइना, वो आपस में क्या करने लगे, अच्छी बातें करने लगे। तो कहने का मतलब जियो पॉलिटिक्स में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त होता है। इसलिए हमें पूरी तरह से खुद को तैयार करके चलना है। तो स्थिति को देखिए आप कि जो चाइना है, अपनी जो चाइना की जो नेवी है उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। और इस जो नेवी की बात करें हम, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के पास में पहले एक था जिसको टाइप 001 कहा गया। ये है लियोनिंग। लियोनिंग जो है इसको पहले ही चाइना बना चुका है। फिर इसने सांदोक बनाया। सांदोक जो है वो लगभग 60,000 टन वजन का है, 60,000 टन। इसका मतलब आप समझिए कि आकार में काफी बड़ा है। भारत का आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों ही 40,000 टन से 45,000 टन की कैपेबिलिटी वाले हैं, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट वेट जो है 60,000 टन है। फिर चाइना ने अभी एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जिसका नाम है फ्यूजन। फ्यूजन जो है टाइप 003, इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 80,000 टन है और ये एक विशाल का एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इस विशाल का एयरक्राफ्ट कैरियर के लगातार परीक्षण चल रहे हैं। हाल ही में एक परीक्षण ताइवान के पास से जो समुद्र में जल संधि है उसमें एक परीक्षण दिखाया गया। चाइना ने इसकी गतिविधि वहां से मूवमेंट किया इसका, और एक छोटे से मूवमेंट की खबर जो है वो सब जगह फैल गई और इससे सबसे ज्यादा टेंशन में जापान आया, क्योंकि जापान को ऐसा लगता है कि जितना चाइनीज नेवी जितनी स्ट्रांग होगी उससे हमें उतना ही खतरा है। आप खबर पढ़ें, चाइनीज ब्रांड न्यू 80,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर सेल्स थ्रू ताइवान स्ट्रेट, जापान स्पोर्ट्स मॉनिटर वॉरशिप फॉर फर्स्ट टाइम। यानी जापान ने इस राक्षस टाइप के वॉरशिप को पहली बार ऑब्जर्व किया है, पहली बार देखा है। तो ये देखिए टाइप 003 फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, और अपने आप में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि ताकतवर है। 75 प्लस, सॉरी, इसमें अगर हम बात करें 80,000 टन इसका वजन है, 1036 फीट इसकी लेंथ है और स्टीम टरबाइन इंजन से चलता है और लगभग 2,22,000 हॉर्स पावर की इसमें ताकत इसमें ये जनरेट करता है। इसकी रेंज 2200 मील है, 2200 मील समुद्र में ये रेंज में आगे बढ़ सकता है। अब देखिए दुनिया के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं जिनमें दुनिया लीड करती है उनमें सबसे बड़ा अभी भी अमेरिका के पास है, चाइना से बड़ा अमेरिका के पास है। अमेरिका ने 1,00,000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ में अपना जो एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के नाम से है। इसमें 4500 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं और 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये होते तो पानी के जहाज ही हैं,
इनसे छोटे जैसे कि डेस्ट्रॉयर होते हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं। और ये इतने बड़े होते हैं कि जैसे फुटबॉल के मैदान से 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक बड़े हो सकते हैं। जैसे कि इसकी बात करें तो ये 3 से 4 गुना बड़ा होगा लगभग, ठीक है। और इस पर एक रनवे होता है। रनवे मतलब जहां से आप लड़ाकू विमान, जहां पर आप खड़े कर सकते हैं आसपास, और फिर लड़ाकू विमान को वहीं से समुद्र में उड़ान भरवा सकते हैं। तो इससे लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, यानी दुश्मन पर हमला करना आसान हो जाता है। तो 75 लड़ाकू विमान जैसे कि राफेल है हमारा, ऐसे राफेल 75 इस पर खड़े किए जा सकते हैं। ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ के नाम से है। 1600 इस पे क्रू मेंबर यानी सैनिक रह सकते हैं। 59,000 टन इसका डिस्प्लेसमेंट वजन है। फिर हम बात करें चाइना के लिए लियोनिंग की बात कर रहे हैं। लियोनिंग से बड़े के परीक्षण अभी चल रहे हैं फ्यूजियन के, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका 58,000 टन के आसपास वजन है, क्रू मेंबर 2700, एयरक्राफ्ट 50 इस पे खड़े हो सकते हैं। रूस के पास में एडमिरल कुजेनसोव है। ये क्रू मेंबर इस पर 1690, 58,500 टन इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है, और एयरक्राफ्ट 50 है। कहने का मतलब इन सभी देशों के पास हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे बड़े आकार के एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। भारत के पास में अभी तक INS विक्रमादित्य था एकमात्र, फिर हमने विक्रांत बनाया। विक्रमादित्य को हमने रूस से आयात किया था, विक्रांत को हमने स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया। और अब भारत को ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है कि हम खुद का एक इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। यहां पर देखिए आप, जो गेराल्ड है USS का, इसकी 80 एयरक्राफ्ट तक की कैपेसिटी आसानी से है। तो चाइना भी 75 प्लस लेके चल रहा है। तो इसको अगर आप बैलेंस करना है यहां पर, तो हमें इसकी आवश्यकता है। देखिए ये चाइना की पोजीशन, ये छोटा सा देश है ताइवान, जिसको चाइना लगभग मान के चलिए कब्जा करने की स्थिति में है या कब्जा करना चाहता है, और बार बार थ्रेट पैदा करता रहता है। इधर आपकी स्थिति हो गई जापान की। चाइना के पास में अभी जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनमें से एक तो इसने यहाँ पर तैनात किया हुआ है, यानी ताइवान के दक्षिण में लगभग, और एक यहाँ पर नॉर्थ में तैनात किया हुआ है। और तीसरा जिसका परीक्षण अभी इसने किया, उसने यहाँ पर इसका मूवमेंट किया, और मूवमेंट की हलचल ताइवान में भी हुई, और इसकी मूवमेंट की हलचल कहाँ पर हुई, जापान में भी हुई। क्यों हुई? क्योंकि इन दोनों के लिए ही ये परेशान करने वाली न्यूज थी, ठीक है। और भारत भी कहीं ना कहीं इस चीज से चिंतित होता है, क्योंकि अगर चाइना इस पर काम कर रहा है तो भारत को भी इसके बराबर की शक्ति जनरेट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ जब जापान ने इस पर रिएक्शन किया, तो चाइना ने यहाँ बोला भी है कि it is a normal part of the aircraft carrier construction process, it is not directed at any specific target। यानी हमने किसी चीज को टारगेट करने के लिए इसको नहीं मूवमेंट कराया था, बल्कि हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा है, परीक्षण प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए हमने ऐसा किया था। अब भारत की बात करें दोस्तों, समझना कि भारत का ये जो क्षेत्र है, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, यानी हिंद महासागर का ये जो क्षेत्र है, हमें इधर तो पाकिस्तान से थ्रेट है और इधर चाइना से थ्रेट है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे पास वर्तमान में INS विक्रांत जो है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बना है, लेकिन INS विक्रमादित्य जो हमने रूस से आयात किया, वो कुछ समय बाद हो सकता है डीकमीशन हो जाए। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर की बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और वो भी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो चाइना और अमेरिका की बराबर की तकनीक हमें उपलब्ध करा सके। तो इन दोनों क्षेत्रों में, जैसे विक्रांत को हमने अभी यहाँ पर तैनात किया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के समय आपको ध्यान हो तो पाकिस्तान को हम बार बार चेतावनी दे रहे थे कि हमारा यहाँ विक्रांत खड़ा है, तो आप नेवी यानी समुद्र में तो आप किसी भी तरीके से कोई सोचे ही नहीं, क्योंकि विक्रांत जो है पूरे फ्लीट के साथ में मौजूद था और पाकिस्तान को बहुत जल्दी तहस नहस करने की स्थिति में था। यहाँ पूरी दुनिया के जो रूट हैं वो ये बहुत मतलब ये समझिए कि स्ट्रेटेजिक रूट है बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया के एयरक्राफ्ट, पूरी दुनिया के यहाँ से ट्रेड, सब कुछ यहाँ पर होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को लगभग मान के चलिए 2000 किलोमीटर तक का जो ये रेंज है भारत की स्थलीय सीमा से, इसमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है। और ऐसा करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत सारे छोटे जो वॉरशिप हैं, डेस्ट्रॉयर वगैरह,
उन पर तो हमारा काम रेगुलर चल ही रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमें बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की कि भाई जो हमारा विशाल है उसमें क्या क्या खासियत बात होंगी, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 6 अगस्त 2025 को टीपीसीआर 2025 जारी किया गया, उसमें आईएनएस विशाल के बारे में बात की गई। आईएनएस विशाल 2030 तक नेवी में शामिल हो सकता है। 2030 तक यानी 5 साल की बात हो रही है, लेकिन देखिए इसमें 5 से 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि हाँ वैसे मैं आपको बता दूं कि कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है जिसने आईएनएस विक्रांत बनाया है, उसने बाकायदा एक रिकॉर्ड टाइम में आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया था। और इसके जो चीफ है उन्होंने कहा भी था कि हम 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट वेट छोड़िए 2 लाख टन डिस्प्लेसमेंट वेट का एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। यानी हम चाइना और अमेरिका से भी बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, और ये हमने साबित किया है, ये हमारी कैपेबिलिटी है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बजाय छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है, रक्षा मंत्रालय को ऐसा लगता है कि हमें इस पर तो काम शुरू कर देना चाहिए, और इस पर काम शुरू कर दिया गया। इसकी जो डिजाइन है वो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो WDB और मैन्युफैक्चरिंग जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा होगी। इसकी जो हाइट है, हाइट लगभग 60 मीटर है, ठीक है, और लंबाई की बात करें तो 284 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जो आईएनएस विक्रांत और इनके आसपास की ही है। अच्छा, इसमें संभावित वजन इसका होगा 65,000 टन, 65,000 से 70,000 टन तक का डिस्प्लेसमेंट वेट हो सकता है। इसका मतलब हम चाइना की इक्वलिटीज के आसपास आ जाते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड होगी 55 किलोमीटर प्रति घंटे। समुद्र में ये स्पीड काफी अच्छी मानी जाती है, चाइना की फ्यूजन की स्पीड भी इतनी ही है। अधिकतम रेंज 14,000 किलोमीटर, यानी एक बार जब समुद्र में ये जाता है तो 14,000 किलोमीटर की रेंज तक ये कार्य कर पाएगा, और कई महीनों तक युद्ध लड़ने की स्थिति में होगा, क्योंकि इस पर पूरी तरह से सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं सैनिकों के लिए। रसद सामग्री, हथियार, वेपन्स लेटेस्ट जितने भी होते हैं। क्रू मेंबर कैपेसिटी कितनी है इसकी? 2300, यानी 2300 सैनिक इस पर तैनात किए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितने फाइटर प्लेन इस पर तैनात किए जा सकते हैं। फाइटर प्लेन 55 प्लस की संभावना है, यानी 55 लड़ाकू विमान। जैसे राफेल मैरीन हमने अभी खरीदा है, तो हम इस पर मान लो हमारे पास में राफेल मैरीन हमने 20 खड़े कर दिए, तेजस खड़े कर दिए, TDBF खड़े कर दिए। इस तरीके से लड़ाकू विमान यहाँ पर खड़े रहेंगे, और जब आवश्यकता होगी यहीं से उड़ान भर के दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। लागत कितनी होगी? लागत इसकी यहाँ पर ये 55,000 करोड़ का आंकड़ा दे रखा है, लेकिन वास्तव में जो रिपोर्ट है उसमें 1 लाख करोड़ के आसपास इसकी लागत बताई है। चलिए, ये इसकी पूरी आपको डिटेल मिल गई। इसके अलावा देखिए और डिटेल को हम इंपॉर्टेंट रूप से बताएं आपको कि जो ये विमान वाहक पोत है इसको IAC-3 के नाम से भी जाना जाएगा, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर थर्ड, क्योंकि पहले हम 2 बना चुके हैं। एक विक्रमादित्य जो तो हमने हालांकि आयात किया था, बना हुआ था पहले से, और दूसरा विक्रांत। तो IAC-1, IAC-2 और ये IAC-3 होगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जाएगा। 65 से 70,000 टन तक वजन इसका हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा आपको, वजन इसका बढ़ सकता है, ये लेटेस्ट न्यूज में ये दिया गया है। देखिए, देश की आजादी के बाद 1960-70 के दशक में ही भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर आयात कर लिए थे ब्रिटेन से, और उनके नाम ब्रिटेन के अकॉर्डिंग, जैसे कि HMS हरक्यूलिस इस तरीके से थे, HMS हरमीज। हमने उनका नाम बदलकर रखा INS विक्रांत, सॉरी INS विराट और INS विक्रांत, इस तरीके से हमने उनके नाम रखे थे। लेकिन वो अब डीकमीशन हो चुके हैं। डीकमीशन हो गए तो हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचा। फिर हमने 2013 में INS विक्रमादित्य को रूस से आयात किया। 2004 में उसकी डील हुई थी, 2013 में उसको कमीशन किया गया, 2013-14 में। और फिर भारत ने कारगिल युद्ध के बाद अपना कार्य शुरू कर दिया था स्वदेशी तकनीक से आधारित एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर, और फिर वो हमने INS विक्रांत के रूप में बनाया, जिसे 2022 में भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया। तो भारत के पास में अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव मोड में हैं, 2 डीकमीशन हो चुके हैं जो हमने आयात किए थे ब्रिटेन से, और अब तीसरे पर काम शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप कि यहाँ पर जो 55 विमान होंगे, 55 जो एयरक्राफ्ट इस पर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे, उनमें से 40 फिक्स्ड विंग लड़ाकू विमान होंगे। फिक्स्ड विंग का मतलब हो गया, जैसे राफेल है
तो उसमें जो विंग्स होती हैं वो फिक्स होती हैं, और 15 इसमें रोटेरी विंग यानी जिसमें विंग क्या हो रही है, रोटेट हो रही हैं, वो हेलीकॉप्टर्स होंगे, ठीक है, उनको तैनात किया जा सकता है। विशाल जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, विशाल का है, इसका प्रतीक है। और अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरा देश भारत बनेगा जो परमाणु संचालित विमान वाहक पोत बना रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसे न्यूक्लियर पावर्ड के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं। अच्छा, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाने से, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने से क्या फायदा होगा, समझना। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा जैसे डेस्ट्रॉयर हो गए या पनडुब्बियां हो गई, पनडुब्बी, इन सभी को डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी यानी डीजल इलेक्ट्रिक जो प्रोपल्सन है, ईंधन है, उसका उपयोग किया जाता है, या गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम लगाया जाता है, जैसे कि विक्रांत और विक्रमादित्य में गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड अगर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो उसके लिए बाकायदा एक परमाणु भट्टी उस पर बनानी होगी। तो इनका आकार बहुत बड़ा है। आप सोचिए कि भाई इसका लगभग मान के चले 65,000 से 70,000 टन इसका वजन है, 284 मीटर लंबा है। तो इस पर हम एक परमाणु भट्टी बनाने के लिए भी जगह स्थापित करेंगे। और न्यूक्लियर रिएक्टर जब बनेगा तो उसमें जैसे कि यूरेनियम या थोरियम से तो नहीं बनाते अभी, यूरेनियम और जैसे प्लूटोनियम, इन पदार्थों का जो विखंडन किया जाता है, न्यूक्लियर चैन रिएक्शंस जो बनती हैं, और उनके माध्यम से ऊर्जा बनाई जाती है, फिर विद्युत में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको उसका उपयोग करके फिर हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आप लगा देते हैं तो उसमें बहुत कम पदार्थ से ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। तो ये जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं लंबे समय तक समुद्र में रह पाएंगे, इनको ज़्यादा पावर मिलेगी। और कहने का मतलब, जो गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम होता है उसकी तुलना में ये काफ़ी बेहतर स्थिति में होगा। जैसे कुछ फायदे आपको बताएं कि लंबी अवधि तक समुद्र में रहना, ये बिना ईंधन भरे महीनों तक समुद्र में रह सकता है, जिससे आपूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ईंधन आपको अलग से भरने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर ही इसको लगातार पावर दे रहा है। ज्यादा शक्ति, परमाणु रिएक्टर 500 से 550 मेगावाट बिजली बनाएंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS और लेजर हथियार और सेंसर जैसे आधुनिक उपकरणों को चलाएंगे। ये इसकी बड़ी महत्वपूर्ण तकनीक है जो एयरक्राफ्ट कैरियर में होती है, ये अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके अलावा लेजर वीपन है, सेंसर हैं, इन सबको चलाने के लिए यहाँ पर 550 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा सकेगी। भारी विमानों की उड़ान, जो हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, इन सभी को लॉन्च करने में बड़ी आसानी रहेगी। फिर तेज और लगातार उड़ानें, परमाणु ऊर्जा से ज्यादा उड़ानें और लंबे समय तक हवाई कवरेज संभव है। इसलिए INS विशाल जो है आपको ज्यादा पावरफुल स्थिति में लाएगा, विशेषतः चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में। फिर यहाँ पर देखिए आप कि इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम, फ्रेनेल ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सब इसमें लगे हुए हैं। लड़ाकू विमान इस पर तैनात हैं। इनको अगर विस्तार से आप देखें तो EMALS जो अभी मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जो लगा है, इसकी सहायता से हम विमानों को, भारी विमानों को उड़ान करने में सहायता कर सकते हैं। और ये तब संभव होगा जब न्यूक्लियर रिएक्टर लगेंगे, तो उससे हम हैवी जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनको उड़ान भरवा सकते हैं। DRDO ने 400 किलो तक के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया है। 400 किलो तो एक परीक्षण था, 40 टन वजन तक के विमानों को लॉन्च करने की क्षमता विकसित की जाएगी। फिर ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम, ये विमानों को सुरक्षित लैंड करने में मदद करेगा। फ्रेनेल ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम, ये पायलट को लैंडिंग करने में मदद करेगा, पायलट को इंस्ट्रक्शन देगा। और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम विमानों को नियंत्रित करने और युद्ध में दिशा देने के लिए काम करेगा। तो ये जो INS विशाल है उस पर ये सारी खासियत होंगी। फिर कौन कौन से विमान इस पर लगाए जाएंगे? राफेल मैरीन, जिसकी हमने अप्रैल 2025 में फ्रांस से अभी डील की थी, उनको इसमें विक्रमादित्य और विक्रांत पर लगा रहे हैं, आगे चलकर इस पर तैनात कर सकते हैं। TEDVF हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनाया है, इस पर हमने लेक्चर भी लिया है, इस पर भी लेक्चर लिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इन सभी को इस पर तैनात किया जाएगा। LCA नेवी, यानी हमारा जो तेजस विमान है उसको इस पर तैनात किया जाएगा। और फिर मानव रहित विमान, जिनको ड्रोन कहते हैं, वो भी इस पर तैनात किए जाएंगे। लगभग 1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। और इंटरनेशनल जो पोजीशन है समुद्र में,
समुद्री क्षेत्र में, वहां पर ये भारत की स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक रहेगा, कार्य करेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप मान के चलिए इसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। भारत ने अभी परमाणु शक्ति पर आधारित एक पनडुब्बी बनाई थी जिसका नाम है अरिहंत, और अरिहंत के बाद हम अगर न्यूक्लियर पावर्ड कोई भी वॉरशिप बना रहे हैं तो वो आपका यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए कि इसकी लागत, परमाणु रिएक्टर, यानी इसमें चैलेंजेज क्या आने वाले हैं। चैलेंजेज यही है भाई, सबसे ज्यादा बात कि 500 मेगावाट से 550 मेगावाट की बिजली वाला परमाणु रिएक्टर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा खर्चा इस पर आएगा और इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। और इसके लिए भारत ने विकल्प भी रखा है कि अगर हम कहीं इसमें फेल होते हैं तो फिर हम गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली उसी पर आ जाएंगे, यानी गैस टरबाइन जो प्रोपल्सन सिस्टम है जो पहले से काम कर रहे हैं विक्रांत में, उसका ही फिर इसमें यूज किया जाएगा। तो समय और लागत और तकनीक, ये सभी इसके चैलेंज हैं जिनको पूरा करने के लिए भारत प्रयास करेगा। अगर हम वर्तमान की बात करें कि भारत की मौजूदा जो विमान वाहक पोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, उनमें शक्ति क्या है तो मैं पहले ही बता चुका हूं। पहला है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य हमने 2004 में हमने डील की थी रूस से, 2004 में इसे रूस से अधिकृत किया जाना था, किया गया, और फिर लगभग 2013-14 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया। यहां पर इसका मूल नाम है एडमिरल गोर्स्कोव, रसिया में इसको एडमिरल गोर्स्कोव के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत में इसका नामकरण किया गया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो कि महान सम्राट थे भारत के, आईएनएस विक्रमादित्य इसका नाम रखा गया। 45,000 टन के आसपास इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है। लगभग 2000 सैनिक इस पर तैनात किए जा सकते हैं और इस पर बहुत बेहतरीन तकनीक के साथ में लड़ाकू विमान और ये सारी चीजें तैनात की गई हैं। अगर मैं आपको डेटा बताऊं, लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। ठीक है, रूस ने इसको डिजाइन किया है, मैन्युफैक्चरिंग उसने की है। 35 फाइटर प्लेन इस पर हम तैनात कर सकते हैं। 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। विशाल की 14,000 है, यहाँ पर 13,000 है। लगभग 1650-1700 इसमें क्रू मेंबर तैनात किए जा सकते हैं। ये विक्रांत की खास, सॉरी विक्रमादित्य की खास बात है। अब हम बात करते हैं विक्रांत। विक्रांत हमारे पास में जो कि हमने स्वदेशी तकनीक से बनाया है, कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा ही इसे डेवलप किया गया और भारत ने पहली बार यह दर्शाया कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम हैं। आईएनएस विक्रांत जो है, इसका मोटो जो है वो है जयमा सा युधि स्पति, जिसका अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। इस पर भारत ने 26 मिग-29 लड़ाकू विमान और 4 कोमोव 31 हेलीकॉप्टर, 2 HAL ध्रुव, ये सभी इस पर तैनात किए गए हैं। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इस पर तैनात हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस पर तैनात हैं। लगभग इसकी हम कहें कि 1700 लोगों का इसमें कैपेसिटी है, 1700 लोग इस पर तैनात किए जा सकते हैं। यहाँ पर इसकी अगर पूरे बैकग्राउंड को देखें तो 1999 में, 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, उस समय इसकी आवश्यकता महसूस की गई। अटल जी ने इसको मंजूरी दी। 2002 में कोचीन शिपयार्ड को इसकी वो दी गई, जिम्मेदारी दी गई। यहाँ पर देखिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी आती है कि जब हम आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए अटल जी ने जब जिम्मेदारी दी तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि 60-40 का रेशियो रखेंगे, मतलब 60% इसके कंपोनेंट स्वदेशी तकनीक वाले होंगे, 40% विदेशी सहायता ली जाएगी। अब विदेशी सहायता में हम इसमें जो स्टील की जो बात थी, स्टील वो हमें रूस से लेनी थी, जिसे हम कहते हैं वॉरशिप ग्रेड स्टील। वॉरशिप ग्रेड स्टील जिनसे ये वॉरशिप बनाए जाते हैं वो हमें रसिया से लेनी थी, लेकिन 2005 में किन्हीं कारणों से रसिया ने मना कर दिया। रसिया ने जैसे ही मना किया, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन कहते हैं कि आपदा में अवसर देखना चाहिए। तो भारत ने डिसाइड किया कि हम वॉरशिप ग्रेड स्टील खुद बनाएंगे और डीआरडीओ और भारत की एक कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों ने मिलकर वॉरशिप ग्रेड स्टील का निर्माण शुरू किया। और इससे हमें इतना फायदा हुआ कि अब हम जितने भी वॉरशिप बना रहे हैं स्वदेशी तकनीक से, उन सभी में इसी का उपयोग किया जा रहा है। तो कई बार कई चीजें चलते फिरते भी अच्छी हो जाती हैं। ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, इतनी ज्यादा फैसिलिटी है इसमें कि आप देखिए कि इसमें लगभग 4 LM 2500 गैस टर्बाइंस लगे हुए हैं, 88 मेगावाट की पावर जनरेट करते हैं। अब आप सोचिए विशाल में कितनी है, 500 मेगावाट, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें 14 डेक हैं, 10 मंजिला इमारत है,
कैंटीन, मॉडर्न किचन, सब कुछ मतलब इसमें अवेलेबल है सैनिकों के लिए, कि सैनिकों को अलग से समुद्र में से स्थल पर नहीं आना पड़ता। वो कई महीनों तक, 45 दिन तक लगभग लड़ाई लड़ सकते हैं। 45 दिन की कैपेसिटी विक्रांत की है, विशाल की कैपेसिटी और भी ज्यादा होगी, कम से कम 2 से 3 महीने वो समुद्र में रहकर युद्ध लड़ सकता है। इसमें 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल A630 रोटरी कैनन्स लगे हैं। इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम लगा है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता काफी अच्छी है, लेकिन विशाल के आने से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। एक और टेक्निकल चीज आपको बताते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, इन पर रनवे होता है। तो रनवे देखिए, वैसे तो अगर आप किसी एयरपोर्ट पर देखेंगे तो रनवे 2 से 3 किलोमीटर की लेंथ वाले होते हैं। 2000 मीटर से 3000 मीटर के आसपास इनकी लेंथ होती है, और वहां से ये जहाज जो है उड़ान भरते हैं। लेकिन यहाँ 2 से 3 किलोमीटर लंबा तो बना नहीं सकते, इनकी लेंथ जो होती है वो 300 मीटर के आसपास है। तो इतना बड़ा रनवे, अब 2000 से 3000 मीटर का काम 300 मीटर में करना है, तो इस डेक को इस तरीके से उठाया जाता है, ऐसे कर्व में बनाया जाता है, ताकि यहां से स्पीड के साथ ये ऊंचाई में ऐसे चले जाएं। इस टेक्निक को कहते हैं स्टोवार, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। ठीक है, स्टोवार टेक्निक के द्वारा इनको यहां से इस तरीके से उड़ाया जाता है, और फिर जब ये वापस लैंड करते हैं तो लैंड करने के लिए इसमें अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम लगाया जाता है, जिसमें वायर लगे होते हैं। जैसे ये रेड वायर, आपको यहाँ पर वायर दिखते होंगे, वायर लगे होते हैं। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इनमें से किसी एक वायर पर हुक हो जाती है, यानी लगभग 3 अरेस्ट वायर लग रहे हैं, और जैसे ही एयरक्राफ्ट इसमें लैंड करना होता है तो वो वायर उसको हुक करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है और वो आसानी से लैंड कर जाता है। अगर मान लीजिए उससे हुक नहीं हुआ है तो दोबारा वो एयरक्राफ्ट कैरियर आगे, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आगे चला जाएगा और वापस से फिर कोशिश करेगा। तो इसको कहते हैं स्टोवार टेक्निक, जिसमें टेक ऑफ किया जाता है। इसको कहते हैं लैंडिंग टेक्निक, यानी लैंड करने के लिए अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम लगाए जाते हैं। एक बार स्टोवार के अलावा एक और होती है जिसको कहते हैं कैटोवार। कैटोवार में ये कर्व के रूप में ना बनाकर फ्लैट बनाया जाता है। तो हमने जो लगाई है विक्रांत में वो स्टोवार टेक्निक है, और अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का उपयोग किया गया है। ये है चेयरमैन साहब मधु नायर, कोचीन शिपयार्ड के, और इन्होंने कहा है कि लगभग मात्र 20,000 करोड़ रुपए में और 13 साल में हमने खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है, और हम 2 लाख टन के शिप भी बना सकते हैं। 2 लाख टन के शिप भी बना सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। लेकिन हमें बड़े शिप की बजाय मझले एडवांस टेक्नोलॉजी वाले शिप बनाने पर फोकस करना चाहिए, ये बात इन्होंने कहा है। 50वीं सालगिरह इन्होंने मनाई है। कोची शिपयार्ड ने 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, 2022 में ऐसा हुआ था कि इसकी वर्षगांठ मनाई गई। तो ये थी खबर दोस्तों, आईएनएस विशाल, विक्रांत, विक्रमादित्य और दुनिया के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर और उनकी तुलना, और चाइना और भारत किस तरीके से एक दूसरे को compete कर रहे हैं। सारी जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिल गई होगी। नए सेशन में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।